गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म से संतुष्ट होता है वो प्रसन्न, शांत और समता की स्थिति में रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखता है। वही व्यक्ति जब अपनी कर्मनिष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर काम करने लगता है, तब ये सारी स्थितियां पलट जाती हैं। इसलिए वो काम करें जिसमें आत्मसंतुष्टि हो। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन। आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों पर लोकसभा में होगी चर्चा। दूरसंचार विधेयक 2023 समेत 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों से निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर हुई 141। मंगलवार को सदन की अवमानना के मामले में लोकसभा के 49 सांसदों को शेष सत्र से किया गया निलंबित। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर। हमारा लक्ष्य तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का हो। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए कर रहा काम। कुछ राज्यों में कोविड सहित श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा। स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति ने अगली पीढ़ी के टीकों के विकास के लिए रणनीतियों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर दिया जोर। और इजरायल हमास संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नेतन्याहू से बात। कूटनीति के माध्यम से शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का किया आह्वान। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। जानते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज के बारे में। राज्यसभा में आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023, करों का अनंतिम संग्रह विधेयक 2023 विचार और वापसी के लिए पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा में 3 आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर विचार किया जाएगा। साथ ही दूरसंचार विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। मंगलवार को लोकसभा सुरक्षा चूक मुद्दे और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान जारी रहा। लोकसभा में 49 विपक्षी सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया। दोनों सदनों की बात करें तो निलंबित सदस्यों की संख्या 141 हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी कर निलंबित सांसदों के संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। विपक्षी सांसदों के व्यवधान के कारण राज्यसभा को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जबकि लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामों के बीच एक संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने विनियोग नंबर 3 और 4 विधेयक 2023 को लोकसभा को लौटा दिया। हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अपना विरोध जारी रखा और सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सदन की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा था। सभापति ने संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के असंसदीय आचरण को शर्मनाक बताया। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय
व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। उधर लोकसभा में सदन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। सदन ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया। सदन में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। इससे पहले निचले सदन में 3 बार स्थगन हुआ क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य विधानसभा चुनावों में हालिया हार के बाद हताशा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके बाद 49 विपक्षी सांसदों को अशोभनीय व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया। Sir, I beg to move the following: that this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri V. Vaithlingam, Shri Gurjit Singh Ojala, Shrimati Supriya Sule, Shri S.S. Ulaka, Shri Adur Prakash, Dr. Abdu Samand Samdani, Shri Manish Tiwari, Shri Pradyut Barodolai, Shri Girdhari Yadav, श्रीमती गीता कोरा, श्री फ्रांसिस्को सेरेडिना, श्री एस जगदरक्षण, श्री एसआर प्रतिभन, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री ए गणेश मूर्ति, श्रीमती माला राय, श्री पी वेलुस्वामी, श्री ए चेले कुमार, श्री साक्षी शशि थरूर, श्री मोहम्मद सदीक, श्री एम के विष्णु प्रसाद, श्री पी मोहम्मद फैजल, श्रीमती सजदा अहमद, श्री जसवीर गिल, डॉक्टर कार्ति चिदम्बरम, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मुर्शिदी, श्री दानिश अली, श्री खैलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री DNB सेंथिल कुमार, श्री संतोष कुमार, श्री दौलचंद गोस्वामी, श्री रणवीर सिंह बिट्टू, श्री दिनेश चंद्रा यादव, श्री के सुधाकरण, श्री अमोल खोले, श्री सुशील कुमार रिंकू एंड श्री महाबली सिंह MP एंड श्री सुनील कुमार सिंह, श्री ST हसन, श्री M धनुष कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल तिरुमावलम, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामत MP in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. हमास और इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की जानकारी एक्स पर ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताओं को लेकर भी नेतन्याहू से बात की। प्रधानमंत्री ने प्रभावित आबादी के लिए मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता को दोहराया। साथ ही बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी बंधकों की रिहाई सहित संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। सुप्रभात में अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना दौरे की। राष्ट्रपति तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे यदाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली में हथकरघा और कताई इकाई और साथ ही थीम मंडप देखने जाएंगी। ये हथकरघा और कताई इकाई और थीम मंडप वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति बुनकरों से बातचीत भी करेंगी।
आज शाम को राष्ट्रपति सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार 21 दिसंबर को राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और शुक्रवार को राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों और शिक्षाविदों के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय सभी हितधारकों को विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करें बल्कि जीवन कौशल भी सीखें। मंगलवार को हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे हमारे देश को सम्मान और गौरव भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में ऐसे लोगों की मांग होगी जो न केवल तकनीकी रूप से कुशल हों बल्कि भावनात्मक रूप से भी स्थिर हों और हर स्थिति का और हर संकट का सामना करने में सक्षम हों। राष्ट्रपति ने बच्चों को जीवन में कुछ जुनून रखने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे काम के लिए समय निकालना चाहिए जिससे उन्हें प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त हो। उस काम को करने से उन्हें जो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी उससे आपकी दूसरे काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एकेडमिक अचीवमेंट्स के अलावा चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इस संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे हमारे देश को सम्मान और गौरव भी प्राप्त हुआ है। मुझे आपके संग्रहालय का दौरा करके खुशी हुई है, जो आपके प्रसिद्ध संस्थान और उसके विद्यार्थियों को उपलब्धियों को दर्शाता है। देवियों और स्वजन, मुझे बताया गया है कि ये स्कूल विद्यार्थियों की स्पोर्ट्स और एकेडमिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। इससे विद्यार्थियों के जीवन के नींव मजबूत होते हैं। मैं समावेश और विविधता को बढ़ावा देने की दूरदर्शी सोच के लिए हैदराबाद पब्लिक स्कूल की सराहना करती हूँ। इस स्कूल ने ऐसा वातावरण तैयार किया है जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों मिलकर रहते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। देवियों और स्वजनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि भविष्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त सभी स्टेक होल्डर्स को विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी न केवल एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करें बल्कि लाइफ स्किल्स भी सीखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उत्साह जताते हुए कहा कि मैं सुबह से आप सभी से बात करने का इंतजार कर रहा था। रक्षा क्षेत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी रक्षा तकनीक से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह हमें अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया की नज़र भारत के प्रतिभाशाली युवाओं पर टिकी है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा प्रतिभाओं का भंडार है। दुनिया को यह भरोसा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के लिए सस्ती, अच्छी, टिकाऊ और मापनीय समाधान प्रदान कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे चंद्रयान मिशन ने विश्व की उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है। आपको देश की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिशा तय करनी है। 21वीं सदी का भारत आज
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। आज भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कोरोना के महासंकट के दौरान भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आप इस यूनिक टाइम को समझे। ये समय यूनिक इसलिए है क्योंकि कई फैक्टर्स एक साथ आए हैं। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। साथियों, ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है। हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। 2017 में लॉन्च किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने युवा नवोन्मेषियों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। पिछले 5 संस्करणों में विभिन्न क्षेत्रों में कई नवीन समाधान उभरे हैं और स्थापित स्टार्टअप के रूप में सामने आए हैं। मंगलवार को एक संसदीय समिति ने अगली पीढ़ी के टीकों के विकास के लिए रणनीतियों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है और सिफारिश की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मौजूदा कोविड-19 जैब्स की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के अलावा नए और अधिक कुशल प्लेटफॉर्मों पर वैक्सीन विकास को प्रोत्साहित करे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि विभिन्न तटस्थ टीकों के विकास के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से अधिक प्रयासों की जरूरत है। कोविड के सभी वेरिएंट के खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन विकसित करने की पहल करने के लिए मंत्रालय की एक सिफारिश का जवाब देते हुए समिति ने राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आईसीएमआर ने पहले ही संशोधित वैक्सीन के विकास के लिए चिंताजनक वेरिएंट के सभी स्ट्रेन को भारत बायोटेक को हस्तांतरित कर दिया है। और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय लिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। एक, वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और महामारी कोविड-19 का शमन के संबंध में 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 150वां प्रतिवेदन और नंबर 2, आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन के संबंध में 151वां प्रतिवेदन। धन्यवाद। कुछ राज्यों में कोविड सहित श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत तेजी से मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और यूरोप लोकतंत्र, कानून के शासन और विविधता के मूल्यों पर आधारित एक साझा विश्व दृष्टिकोण साझा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से उभर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दोपहर करीब 12:15 बजे वियतनाम संसद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नमो ऐप की। नमो ऐप ने लोगों के अनुकूल जन मन सर्वेक्षण लॉन्च किया है। इसमें सरकार के प्रदर्शन और स्थानीय सांसदों के बारे में लोगों से राय ली जाएगी। इस सर्वे का उद्देश्य जन मन तक पहुंचना है ताकि दिलचस्प और गेमिटेड इंटरफेस के माध्यम से ये पता चल सके कि नागरिकों के दिमाग में आखिर क्या है। जनमन सर्वेक्षण नागरिकों के लिए आसान उत्तर देने वाले प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत करता है, जिसमें शासन और नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर उनकी विविध राय एकत्रित की जाती है। लोकतंत्र की सच्ची भावना का जश्न मनाने के लिए इन सवालों में केंद्रीय स्तर के विकास और उपयोगकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विशिष्टताएं शामिल हैं। नमो ऐप ने खुद को एक ऐसे मंच के रूप में स्थापित किया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास यात्रा के बारे में सार्थक चर्चा में नागरिकों से सीधे जुड़ते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के मौसम की। तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर सेना और वायुसेना राहत और बचाव कार्य में लगी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य में बारिश की वजह से हुए भारी नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और आपदा राहत कोष प्रदान करने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना और वायुसेना बचाव कार्यों में लगी है। सरकार ने राहत उपायों के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। 1871 के बाद आई ऐतिहासिक बाढ़ से 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर और हेलीकॉप्टर देने की अपील की है ताकि चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए तुरंत अधिकतम संख्या में हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली जा सकें। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 20 दिसंबर साल 1968 में सोहन सिंह भकना का निधन हुआ। वे भारत की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक थे। सोहन सिंह अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई, जिसका अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया। 20 दिसंबर साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया। स्वर वेद मंदिर आध्यात्मिकता, ज्ञान और योग तीर्थ का जीवंत उदाहरण है। इस मंदिर की सुंदर डिजाइन और 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबद वाली सुंदर बनावट आश्चर्यचकित करती है। वहीं इस 7 मंजिला मंदिर में 20,000 लोग एक साथ ध्यान साधना कर सकते हैं। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं इस भव्य मंदिर की कुछ खूबसूरत झलकियां। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्रमुग्ध हो गया। ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है।